एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हमारी दुनिया में नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं एंड उसमें हम इस एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वायर हो, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब आप लोग टर्म की पूछें कि टर्म क्या होता है। तो टर्म हमारा जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो नंबर और एक वेरिएबल। यानी कि अगर हम ये लिख देते हैं तो ये हमारा हो गया नंबर टर्म, और अगर हम इसमें वेरिएबल जोड़ देते हैं यानी कि ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये हमारा वेरिएबल टर्म हो गया। यानी कि हमारा जो टर्म होता है वो दो तरह का होता है, एक नंबर टर्म होता है, एक वेरिएबल टर्म होता है। और इन दोनों टर्म मतलब जब हम इन दोनों को साथ में लेके आएंगे तो हमारा एक कंप्लीट टर्म बनता है, ठीक है। अब मैं इसमें एक और चीज को ऐड कर दूं, यानी कि एक और नंबर को ऐड कर दिया मैंने, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन ये हमारी लीनियर इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्योंकि हमने अभी कहा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें कम से कम एक टर्म पर स्क्वायर होगा। यानी कि हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी उसको देख लेते हैं। अगर हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी डेफिनेशन में था कि हमारी एक ऐसी इक्वेशन, जैसे मैंने लिख लिया 3x + 4x + 8 = 0। अभी भी हमारी ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसका कम से कम एक टर्म का स्क्वायर हो, यानी कि एक टर्म जिसकी पावर 2 हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरी ही हमारी लीनियर इक्वेशन थी पहले, अब वो चेंज हो गई है क्योंकि मैंने स्क्वायर लगा दिया है। तो अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन ना रहकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी थी उसमें लिखा हुआ था एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म का स्क्वायर हो, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। एंड इसमें भी हमारी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि हमारी जो a की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हमारी a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम यहाँ पे रखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x² भी मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। जब हमारी ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाती है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन थी कि उसका एक टर्म कम से कम एक टर्म स्क्वायर में होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ खत्म हो जाएगी, जिससे ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसीलिए कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि हमारी a b c ये तीनों की वैल्यूज नंबर में होंगी, ठीक है। और x² x ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हम अपनी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो उसके थ्रू समझेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी होगी।
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, इस पूरी इक्वेशन की इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग देखिए क्या होगा। यहाँ a, तो यहाँ a की वैल्यू हमको 3 मिलेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अलग है, ठीक है। इधर हमारा b है तो हम इधर b की देखेंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। x से x हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद हम c देखेंगे तो c सिंगल टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ 8 भी अकेला है, इसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है या दूसरा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, सॉरी 8 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमको a b c की वैल्यूज निकालना आ गया है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम समझेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कुल 4 तरीके हैं। फर्स्ट हमारा फैक्टराइजेशन, सेकंड है कंप्लीट द स्क्वायर, एंड थर्ड है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड लास्ट 4 है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो फोर्थ वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, ग्राफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिलहाल ग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें 3 कंडीशन ऊपर वाली समझनी है, यानी कि हम उन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को समझना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हैं आपके 4 मेथड जो कि मैंने अभी आपको बोले थे। ये इन चारों मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपके कोर्स में 3 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ग्राफिक जो मेथड है हमारा उसका हमें अभी यूज नहीं करना है, तो हम लोग इन 3 मेथड्स को पहले समझेंगे। तो उसमें अभी सबसे पहले मेथड को समझते हैं, फैक्टराइज मेथड को। तो हम इस मेथड को एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। अगर हम इक्वेशन के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। हम लोग एक इक्वेशन नोट करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है? हमने अभी कुछ समय पहले ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी। एक बार हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन लिखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ कंपैरिजन किया जाए हमारा इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हम मान रहे हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू 1 निकल के आएगी, b की वैल्यू 5 निकल कर आएगी, एंड c की वैल्यू 6 निकल कर आएगी। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये है कि हमारी जो x की वैल्यू लिखी हुई है वो पहले स्क्वायर के टर्म में लिखी हुई है, यानी कि पहला x स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर x लिखी हुई है, एंड उसके बाद हमारा एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली हमको ये पता चल गई कि हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैच कर रही है बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करना। हम ये जो इक्वेशन है उसे हम अपनी x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इस वाले मेथड से, फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट एज रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 की जगह पे हम लोग ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिन्हें जोड़ने पर 5 आए या घटाने पर 5 आए पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। हम ऐसे 2 नंबर्स ढूंढेंगे जिनके जोड़ने या घटाने पर 5 आए पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ x को एज इट एज रख देते हैं और यहाँ 5 की जगह हम 3 प्लस 2 लिख दें या 2 प्लस 3 लिख दें, तो आप लोग यहाँ देखोगे कि 3 प्लस 2 5 हुआ, ठीक है, एंड 3 2 जा 6 हुआ हमारा।
यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो जाता है और मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो प्राप्त हो जाता है, तो हमारी जो प्रोसेस चल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो बिल्कुल सही चल रही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे अब हम 6 लिख देंगे एज इट इज एंड इक्वल टू में हम 0 लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले हमारे इक्वेशन में 3 टर्म थे, मतलब 3 चीजें थी, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6x, यानी कि 3 लिखे हुए थे। ठीक है, अब हमारी पूरी इक्वेशन में 4 टर्म हमको मिल गए हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर 3x 2x 6, यानी कि 4 जगह चीजें लिखी हुई हैं इसमें। तो बड़ी ही आसानी से हम क्या करेंगे कि अपने पहले और दूसरे टर्म को देखेंगे। जब हम पहले और दूसरे में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमें x कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, यानी कि अगर हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो आप लोग देखिए यहाँ x प्लस 3 बच जाएगा, क्योंकि एक x इसमें से बाहर निकाल लो और ये वाली x बाहर आ गई तो हमारे पास 3 बचेगा, यानी कि हमारे पास ये बचा। एंड सेम प्रोसेस हम आगे भी करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि 2 के मल्टीप्लाई में x है एंड यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 में हमारा 2 ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो हम उस 2 को बाहर निकालेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, अब अगर हम x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे, और हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो हम वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर अब हम अगला प्रोसेस देखते हैं अपना, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 3 यहाँ पे भी है एंड x प्लस 3 यहाँ पे भी है एंड बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है आपकी कि आप लोग x प्लस 3 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम x प्लस 3 को यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, आप लोग देखिए इसमें ये पार्ट एंड इसमें ये पार्ट दोनों सेम है, हमने दोनों बाहर निकाल लिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास x प्लस 2 बचा। ठीक है, एंड इज इक्वल टू हमारा 0 चल रहा है। अब फाइनली हमारी जो लास्ट स्टेप है वो है x की वैल्यू फाइंड करना। हमने इतनी जो प्रोसेस की हुई है उसका एक ही मतलब है कि हमको हमारी x की वैल्यू प्राप्त करनी थी। अब x अगर आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही हमारे मल्टीप्लाइज में है, ठीक है, एंड इक्वल टू में हमारा 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार तो हम इसके बराबर 0 ले लेंगे एंड एक बार हम इसके बराबर 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे जब, तो हमारी x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -3। ठीक है, एंड जब हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी -2। फाइनली हमें x की वैल्यू तो मिल गई है। अब आप लोग यहाँ से एक बात और समझ लीजिए, हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसमें हमारी जो इक्वेशन की पावर है, डिग्री है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है उसकी डिग्री कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी ज़्यादा मतलब x की पावर जितनी ज़्यादा होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की पावर 2 है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जो 2 है उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो x की वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी कि आंसर्स निकल कर आएंगे वो 2 निकल कर आएंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रूफ भी किया है कि हमारी एक x की वैल्यू -3 है एंड एक x की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब हम इसको पता कैसे करेंगे कि हमने ये जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, तो हम लोग लिखेंगे आगे x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी हुई थी अपनी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ x की 2 वैल्यूज आई हैं निकलकर, तो सबसे पहले हम x की जगह एक वैल्यू को रखकर देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए
यहाँ पे x की जगह हम -3 रख दें, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम 9 एंड 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमें 15 मिलेगा, -15 इज इक्वल टू 0। अब 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो आप लोग जानते हैं 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि हमारी जो हमने प्रोसेस की है, x की वैल्यूज निकाली हैं, वो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा था जो कि इजी थी, फैक्टराइज मेथड से हमने समझा उसको। ठीक है, अब हम फैक्टराइज मेथड से एक टफ इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है फैक्टराइज के लिए, जिसमें हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन हमने लिखी तो है बट ये सही क्रम में नहीं है। अगर हम इसकी तुलना यानी कि इसका कंपैरिजन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे तो ये थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है। तो हम इसका पहले कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और इसको सही लिखेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले हमारा x² वाला पद होगा यानी कि टर्म होगा। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे x², फिर b वाला टर्म, वो x वाला टर्म है, यहाँ पे है x हमारा यानी कि -3x एंड माइनस का 10 एज रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से हम लोग फैक्टराइज मेथड का यूज करके x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा काम करेंगे, x² को एज इट एज रखेंगे एंड माइनस को हम एज इट एज रख देते हैं, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ऐसे कोई भी दो नंबर हो जिन्हें आप यहाँ पे साइन देख लीजिए क्या है माइनस का, एंड पिछले वाला जो हमने किया था क्वेश्चन एग्जाम्पल उसमें हमारा यहाँ प्लस था। ठीक है, तो आप माइनस एंड प्लस का खास ध्यान रखेंगे कि हमारी इक्वेशन माइनस में है या प्लस में, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें सारा खेल जो होता है वो माइनस एंड प्लस का होता है। अगर आपसे छोटी सी गलती हुई माइनस एंड प्लस में तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा एंड आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से माइनस प्लस को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया था वो प्लस में था, तो हमने 3 और 2 को ऐड किया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर ढूंढेंगे, यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको माइनस करने पर हमको 3 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 मिल जाए। तो ऐसे हमारे पास दो नंबर हैं। अगर आपको नंबर निकालना नहीं आता है तो उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है, यानी कि जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है हम उसका एलसीएम करेंगे, यानी कि जो हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म होता है हम उसका सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते ही हैं ऐसे क्या बोलते हैं, यहाँ से करेंगे 2 5 10 एंड 5 बन जा 5। तो आप लोग बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारे पास तीसरे नंबर का कांस्टेंट टर्म था उसका हमने इस मेथड से सॉल्व किया। ये मेथड तो आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इस मेथड में दो नंबर मिले हैं 5 और 2, तो यहाँ पे हमारा माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग 5 में से 2 को घटा दें, 5 में से 2 को घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 3, और हम 5 गुणा 2 कर दें यानी कि 5 इंटू 2 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दो ऐसे नंबर हमको मिल गए हैं जिनको घटाने पर हमको 3 मिल जाएगा एंड मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 मिल जाएगा। ठीक है, एंड x हमारी एज इट एज रहेगी एंड -10
एंड 0। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे के स्टेप्स में देखेंगे। तो आगे के स्टेप में आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 5x माइनस का इधर से मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए हमारे पास 4 पॉइंट हो गए हैं इस इक्वेशन में कुल, यानी कि अब हम बड़ी ही आसानी से अपना कॉमन ले सकते हैं इक्वेशन में से। तो पहले तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x मिलेगा हमको कॉमन एंड x माइनस 5 हमारा बच जाएगा। फिर प्लस 2 मिलेगा हमको कॉमन, इन दोनों में से x माइनस 5 बच जाएगा। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। एंड इज इक्वल टू में हमारा 0 एज इट इज रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि x तो एज इट इज रहेगा, सॉरी हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास कुल 2 टर्म बचे हैं इक्वेशन में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 5 एंड यहाँ पे x माइनस 5 दोनों ही हमें कॉमन मिल रहे हैं, तो हम लोग ले लेंगे x माइनस 5 कॉमन। एंड उसके बाद हम जो हमारा बचा हुआ मटेरियल है उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 2 आया एंड इज इक्वल टू में 0। ओके, अब हमारा पहले का जो प्रोसेस था, यानी कि अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कैसे फाइंड करेंगे। एक बार इस टर्म के इक्वल 0 लेंगे एंड एक बार इस टर्म के इक्वल 0 लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएंगे x इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये माइनस 5 है तो उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कुल 2 वैल्यूज है। ठीक है, फाइनली आई होप आप लोग समझ गए होंगे फर्स्ट वाले मेथड को। ठीक है, फैक्टराइज मेथड आपका कंप्लीट हुआ एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आज के लिए इतना काफी है एंड आगे के 2 मेथड है आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाए जाएंगे। थैंक यू, बाय।